बैठ जाइए सब लोग शांति से। आज हम लोग विद्युत धारा का कौन सा चैप्टर ले रहे हैं, कौन सा लेक्चर है ये? 4th। और कल हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में क्या पढ़ा? ओम का नियम, और ओम के नियम के लिए व्यंजक, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यहां तक हो चुका था। देखो, जो प्रतिरोध होता है कहीं कहीं इस प्रकार से, कहीं इस प्रकार से, कहीं इस प्रकार से दिखाया जाता है। अगर इस प्रकार से कहीं सर्किट में दिखे तो उसको आप नियत प्रतिरोध बोलोगे, इस प्रकार से दिखाई दे तो इसको परिवर्ती प्रतिरोध बोलोगे, और इस प्रकार से दिखाई दे तो इसको विभव विभाजक कहते हैं। पंखा बंद कर दो भाई ये वाले। तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिवर्ती प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? परिवर्ती प्रतिरोध। और इसको क्या बोलेंगे? विभव, जो विभव का बंटवारा करता हो। परिवर्ती का मतलब इस प्रतिरोध में वैल्यू रेजिस्टेंस की चेंज हो सकती है, बदल सकती है। नियत का मतलब कांस्टेंट प्रतिरोध लगा हुआ है। अगर कहीं प्रतिरोध ऐसा है, इसका मतलब प्रतिरोध की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। अगर कहीं प्रतिरोध ऐसा लगा है, मतलब आप प्रतिरोध की वैल्यू को बदल नहीं सकते हो। और अगर कहीं ऐसा दिखे, समझ लेना कि ये ऐसा रेजिस्टेंस है जो विभव को डिवाइड कर रहा है, पोटेंशियल को डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हमारा निकल के आता है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अगला टॉपिक हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी का दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इसी को बोलते हैं। इसी का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। देखो ये क्या होता है, आप शुरू में जानते थे, हम जानते हैं कि जो किसी चालक का प्रतिरोध है, क्या बात कर रहे हो है? हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू L। कल बताए थे कि अगर चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। साथ ही R प्रोपोर्शनल टू 1/A, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, अब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? R प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल का चिन्ह यहां हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा रो L/A। क्या कांस्टेंट आ जाएगा? रो। और यहां से अगर रो की वैल्यू निकालो तो यह हो जाएगा RA/L। बता दो, जहां रो एक नियतांक है, जहां रो एक नियतांक है, क्या दिखाई दे रहा है वहां पर? जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आई बात समझ में? अब अगर आप इसकी परिभाषा बताना चाहो विशिष्ट प्रतिरोध की, क्या बनेगी? तो यहां पर आप यल की वैल्यू 1 लिखो और क्षेत्रफल की वैल्यू भी 1 कर दो। यदि यल बराबर 1 मीटर तथा ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 और 1 रख दोगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ए, नहीं, आर। रो बराबर क्या हो जाएगा? आर। यानी जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध ही है एक प्रकार से, लेकिन कब? जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी कि पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर कोई कंडक्टर है तो उसके रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। प्रति एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हो, अतः
प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार के प्रतिरोध को, चालक तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। आई बात समझ में? ये तो परिभाषा बन गई। अब इसका आपको मात्रक और विमीय सूत्र भी पता कर लेना है। लगे हाथ? आइए इसका मात्रक देखें क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या बनेगा जरा बताना। रो बराबर आर ए बटे एल लिखते हो तो आर का हो जाएगा ओम, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इस लंबाई का हो गया मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या आ गया? रो मीटर। ये इसका मात्रक आ गया। अगर विमीय सूत्र की हम बात कर ले, विमीय सूत्र की बात करें तो रो बराबर आर ए बटे एल फार्मूला पढ़े हो। आर बराबर क्या लिख सकते हो? वी अपान आई। ध्यान से देखो, वी अपान आई ए बटे एल, और वी होता है डब्ल्यू अपान क्यू। मैं एक एक करके जूम करके दिखा रहा हूं। वी होता है डब्ल्यू अपान क्यू। डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको याद ना हो तो आपसे बनाते बने। डब्ल्यू अपान क्यू इंटू आई, एरिया को हम मीटर स्क्वायर बोलेंगे, एल स्क्वायर, और लेंथ को क्या बोलेंगे? एल। अब सबके वैल्यू को रख दो। डब्ल्यू क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। डब्ल्यू मतलब वर्क, वर्क का यही होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और नीचे क्यू को बोलेंगे आई टी। आई टी मतलब एम्पियर टाइम, और ये एम्पियर। ये ऊपर एल स्क्वायर लिखा है, नीचे एक एल है, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गुणा करेंगे तो एल की पावर 4, एक 12 कट जाएगा तो एल की पावर क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा एम एल क्यूब, और टी ऊपर गया टी माइनस 3 ए माइनस 2। अब ऐसे देखो, आर का भी सूत्र कल बताए थे ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, याद है? और यहां देखो आर का ओम था, ओम में केवल मीटर आ गया, मीटर मतलब लंबाई आ गई, तो इसी भी सूत्र में लंबाई का मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एल स्क्वायर से क्या बन जाएगा? एल क्यूब। देख लीजिए, तो ये जानबूझ के ऐसा किया गया ताकि आपको समझ में आ सके कैसे निकाला जाता है। बाकी रेजिस्टेंस का अगर याद है तो ये बन जाएगा, रेजिस्टेंस का भी नहीं याद है तो वी अपान आई कर लोगे, वी को डब्ल्यू अपान क्यू कर लोगे। और प्रयास ये करो कि जितने भी ये डायमेंशन फार्मूले बनते हैं तो उनके बेसिक फार्मूले में जाइए जहां से आप जानते हो। जैसे आप बल का जानते हैं, कार्य का जानते हैं, लंबाई का जानते हैं, क्षेत्रफल का जानते हैं, शक्ति का जानते हैं, इन सबको पहले वहां ले जाओ और वहां से बनाओगे तब आपको आसानी हो जाएगी करने में। क्या कोई तकलीफ हो रही है? चलिए नोट करिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे की कहानी ये देख लेते हैं। अभी तो आपने विशिष्ट प्रतिरोध का क्या देखा? परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र। परिभाषा में आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी मैंने आपको यह बताया, परिभाषा में आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध बन जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध बन जाएगा अगर उसकी लंबाई इकाई हो, क्षेत्रफल भी इकाई हो, है ना? अब मान लीजिए कि रो बराबर आपने सूत्र निकाल लिया आर ए अपान एल, ठीक है?
परंतु आर बराबर आप पढ़ चुके हो ml अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? या थोड़ी देर के पहले मैं एक सवाल ले लूं तब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अभी इसको रहने दो, पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने। प्रश्न ये आ गया कि एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों पर, ऑप्शन डी कोई नहीं। यह प्रश्न को ध्यान से देखो। एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी अभी आपको विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, किसी के प्रभावित करने वाले कारक अगर जानकारी लेना हो उसके सूत्र का पता होना चाहिए। उसके सूत्र में जो चीजें लिखी होती हैं उन्हीं पर तो डिपेंड करेगा। रो बराबर सूत्र हमने क्या पढ़ा, आर ए बटे एल। और इस सूत्र को देखते हुए इनमें से किस जवाब के साथ आप जाना चाहेंगे, किस जवाब के साथ जाना चाहेंगे? आओ बताओ, आओ सामने आओ, सामने आओ, देखो जल्दी आओ, जल्दी आओ, समय कम है। क्या नाम है तुम्हारा? कोमल विश्वकर्मा। कोमल, बताओ कोमल कौन सा जवाब सही है? सी नंबर दोनों। सी नंबर बता रहे हैं। लगभग लगभग सभी लोगों को लग रहा है कि सी नंबर ही होगा। बैठ जाओ, क्या होगा तुम बताओ। रंजना कुछ बोल रही है, पहले सुन लेते हैं। पास में आओ, जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। चालक की लंबाई पर फर्स्ट नंबर। चालक की लंबाई पर, हाँ रंजना ने बोला चालक की लंबाई पर। कैश खान तुम बताओ? चालक के क्षेत्रफल पर। तो देखो सभी ने अपना अपना जवाब दे दिया है। अब थोड़ा समझो हमारे जवाब को। देखो ये सवाल लिखने का मतलब मेरा यही था कि आप जो सोचते हैं हो सकता है वो ना हो। यहां देखो सूत्र में लंबाई लिखा है तो लंबाई पर तो करेगा, क्षेत्रफल लिखा है तो क्षेत्रफल भी करेगा, लेकिन दोनों पर जब कर रहा है तो उत्तर दोनों हो जाएगा। जिसने लंबाई देखा वो लंबाई बता दिया, जिसने क्षेत्रफल को देखा वो क्षेत्रफल बता दिया, और जिसने दोनों को देखा वो दोनों बता दिया। लेकिन जवाब होगा कोई नहीं। अब कहोगे गुरुजी ये कैसे, ये तो अत्याचार, ये तो अत्याचार हो रहा है। तो चलिए, इसीलिए मैं आपको बताया कि रो बराबर आर ए अपॉन एल फार्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? लेकिन आप जानते हो बट आर इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। बोलो पढ़े हो? आर की वैल्यू ले जाओ यहां रख दो, रो बराबर क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ए बटे एल। एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो रो बराबर क्या आ गया। अब देखो इस फार्मूले में क्या एल बचा है, क्या ए बचा है, तो क्या लंबाई पर करेगा, क्या क्षेत्रफल पर करेगा। अब दोनों पर भी नहीं हुआ तो दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हम यहां से ये पढ़ेंगे कि चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक किस पर करेगा। तो इस फार्मूले को देखो, एन का मतलब क्या होता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, कि चालक किस पदार्थ का बना है, और टाउ का मतलब श्रांति काल यानी कि ताप से है। अगर ताप बढ़ाओगे तो विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। ये ताप नहीं लिखा है गधे, ये श्रांति काल लिखा है। क्या लिखा है, ताप जब बढ़ाओगे तो श्रांति काल घटेगा, श्रांति काल घटेगा तो रो बढ़ेगा।
तो चालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग होगा। जैसे मान लो कि आपके पास दो चालक हैं, एक चालक मान लो इतना बड़ा है, ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध कुछ होगा। प्रतिरोध की बात करो, चलो प्रतिरोध की बात करो। चलो यहां देखो, इसको पकड़ लीजिए। अगर ये एक चालक है, इसका कलर देख लीजिएगा, इसका विशिष्ट इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, प्रतिरोध कुछ होगा। इसके साथ एक दूसरा चालक मैंने इतना बड़ा इसको कर दिया, इसी को मैंने इतना बड़ा कर दिया। अब प्रतिरोध इसका बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? क्योंकि लंबाई बढ़ा दिया तो प्रतिरोध डबल हो जाएगा। यहां 4 गुना नहीं होगा। आपको लगेगा पिछली क्लास में 4 गुना बताए थे। 4 गुना तब होता जब ये पतला हो जाता, लेकिन मैंने लंबाई को ऐसे बढ़ाया है, मैंने इसी को खींच करके नहीं बढ़ाया है। अगर इसी को खींच के बढ़ाते, पिछली लेक्चर में मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ कि नहीं किया हुआ है? हाँ। अब देखो, प्रतिरोध बदल जाएगा ऐसा कर देने से, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जो मटेरियल का ये था उसी मटेरियल का ये है। चाहे कितना भी मोटा कर दो, चाहे कितना भी लंबा कर दो, अगर मटेरियल वही है तो विशिष्ट प्रतिरोध चाहे छोटा सा टुकड़ा लो चाहे बड़ा सा टुकड़ा लो, वो सेम रहेगा। आ गई बात समझ में? लेकिन प्रतिरोध छोटे के लिए अलग होगा, बड़े के लिए अलग होगा, पतले के लिए अलग होगा, मोटे के लिए अलग होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अब कह दो भाई कि वही जो चालक लिए थे, मान लो तुमने लिया था कापर का तार, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कापर का चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो चाहे लंबा हो वही रहेगा हर एक प्रकार के साइज के लिए। लेकिन एल्युमिनियम की बात करोगे तो जो कापर का होगा वो एल्युमिनियम का नहीं होगा, जो एल्युमिनियम का होगा वो सिल्वर का नहीं होगा, जो सिल्वर का होगा वो नाइक्रोम का नहीं होगा। मतलब सबके लिए क्या हो जाएंगे? मटेरियल अगर बदल जाएगा, पदार्थ अगर बदल जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बदल जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो चलो हेडिंग डालो, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये हेडिंग बन गई है। और फार्मूले में आ जाइए। तो अभी हमने रो का फार्मूला आपको क्या बताया? रो बराबर हमने क्या बताया? स्मॉल m अपॉन NE² टाउ। इस फार्मूले के हिसाब से चले तो पहला क्या निकलेगा? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर अलग अलग चालकों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? चालक के ताप पर। दूसरा क्या हो जाएगा? चालक के ताप अगर बढ़ाओगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसा बन जाता कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है ऑप्शन ए पदार्थ के प्रकृति पर, ऑप्शन बी चालक के ताप पर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, तो दोनों करोगे। आई बात समझ में? प्रश्न बन गया चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये रहा विशिष्ट प्रतिरोध से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब इससे कुछ हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चलिए लिखिए एक न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन आ गया, एक चालक की लंबाई 1.1 मीटर तथा त्रिज्या 0.1 mm है। लेंथ दे दिया 1.1, रेडियस हो गया 0.1 mm। ये तार के पदार्थ का की प्रतिरोधकता 4.9 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर है। रेजिस्टिविटी दे दिया, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में उन्होंने हिस्से में क्या मांगा? सवाल के प्रतिरोध। फिर बोल रहे हैं इस चालक के सिरों के बीच 171.50 वोल्ट का विभवांतर लगा दें तो इससे कितनी धारा बहेगी? सवाल सस्ता है, थोड़ा कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा।
देखो चालक की लंबाई दिया है, सबसे पहले आप लिख लो दिया है एल बराबर क्या दिया है 1.1 मीटर, रेडियस आर बराबर कितना दिया है 0.1 mm। हमने बताया है आप मात्रक को एक समान करना, ये मीटर में है ये मिलीमीटर में है, इसको भी मीटर में बदलो तो यह हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। लेकिन हमको रेडियस नहीं, हमको तार उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल निकाल लो यहां से। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू आपने ये लिखा 0.1 इंटू 10⁻³ पूरे का होल स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आपको आ गई कि नहीं आ गई? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो आगे चलो इसका प्रतिरोध निकाल सकते हो। आर रजिस्टिविटी दिया है क्या, रो कितना दिया है जरा बताओ, इसको लिख दो आगे मीटर स्क्वायर। रजिस्टिविटी दिया है 4.9 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर, और आपसे रेजिस्टेंस मांगा है, क्या मांगा है रेजिस्टेंस, रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये फार्मूला होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा रो एल अपॉन ए, रो की वैल्यू 4.9 इंटू 10⁻⁷, एल की वैल्यू 1.1 और ए की वैल्यू 3.14 गुणे ये 0.1 गुणे 0.1 गुणे 10⁻⁻6। अरे भाई साहब उसका स्क्वायर न है, 10⁻⁻6 -7 को काट देगा तो ऊपर कितना बचेगा 10⁻⁻1, और वो 10⁻⁻1 नीचे आएगा तो इस 0.1 को क्या बना देगा 1। तो अब जो बचा मैं वो लिख रहा हूं 4.9 1.1, ये 3.14, ये वाला 0.1। अब अगर यहां 10 का गुणा करते यहां 10 का गुणा करते तो ये 11 ये 1 हो जाएगा, तो ये और अच्छे से आसान हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4.9 गुणे 11 बटे 3.14। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये 11 9 99, 11 चौक 44, 44 में 9 जोड़ दो 53, कितना, और एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए 3.14 कर दीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 17.15। कितना आ जाएगा 17 चेक कर लेना, इसमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है कितनी जल्दी आप कैसे लिख दिए 17.15। अब अगर रेजिस्टेंस आ गया तो सवाल के अगले हिस्से में उन्होंने क्या मांगा था आपसे, परिपथ से बहने वाली धारा। तो धारा का सूत्र आई बराबर क्या होता है V अपॉन आर। क्या मैं सही लिख रहा हूं, हमेशा तुम लोग मुझे को सही बोलते हो। देखो V बराबर एक फार्मूला होता है आई आर, पढ़े हो, तो आई बराबर यहां से V अपॉन आर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए आई बराबर क्या हो गया V अपॉन आर, तो V की वैल्यू प्रश्न में दिया है शायद 171.50 बटे 17.15। देखो एक काम करो ना, हाँ मेरी बात सुनो, यहां भी 100 का गुणा करो यहां भी 100 का गुणा करो, मजा आ जाएगा। 100 का गुणा करोगे तो 17 15 0, और ये 17 15 नहीं हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 10 बार। तो करंट कितनी आ गई 10 एम्पियर, करंट कितनी आ गई। तो सवाल ये बहुत कठिन नहीं था, इंफॉर्मेशन जो भी दिया हो उसको आप सही जगह पर अगर रख के सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये एक प्रश्न है, ध्यान से पढ़ो इसको। दो तार ए तथा बी एक ही धातु के बने हैं, उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान है, किंतु उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:1 है। 2:1 है। यदि प्रत्येक तार के सिरों पर विभवांतर समान रखा जाए तो उनसे बहने वाली धाराओं का अनुपात क्या होगा।
मतलब ये है कि अगर एक तार मान लो आपकी इतना बड़ा है, तो दूसरा तार जो है वो इतना बड़ा है। इन्होंने बोला क्षेत्रफल समान है, इसलिए मैंने दोनों को समान मोटाई का बना दिया। इसकी लंबाई को मैं अगर L कहता हूं, क्या कहता हूं? L, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2L। अच्छा, पहला वाला 2:1 है, तो ये आपका पहला तार है, ये दूसरा तार है, ऐसे समझ लीजिए। अब अगर इनके सिरों पर विभवांतर भी समान लगाएं, तो धारा दोनों में जो बह रही है उसका अनुपात क्या आएगा? देखो, रो बराबर फार्मूला RA/L, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यहां से अगर ध्यान से देखा जाए, पहले प्रतिरोध का तुम खेला निकालो। इसमें पहले आप प्रतिरोध की बात कर लो। R बराबर आप पढ़े हो, या उसी से भी निकाल सकते हो, रो बराबर से ही, सॉरी, रो बराबर RA/L में R प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है? L के। क्यों? क्योंकि रो भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। बोला है एक ही धातु के बने हैं, एक ही धातु के बनने का मतलब रो नियत है, अनुप्रस्थ परिच्छेद समान है, यानी ए समान है। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएंगे तो L इधर आएगा, तो R प्रोपोर्शनल टू L नहीं बन जाएगा। तो यहां से R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा? L1/L2। तो R1/R2 बराबर क्या मिल जाएगा? देखो, L1/L2 लिखा है, उसका वैल्यू कितना दिया है? 2/1। कितना दिया है? अरे लंबाइयों का अनुपात दिया तो है। अब देखो, V बराबर I/R, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो यहां से तुमको I अगर निकालना है तो I बराबर हो जाएगा V/R। फिर बोला विभवांतर समान रखा जाए, यानी V को समान करो, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बनेगा। तो यहां से ये क्या बन के आ जाएगा कि I1/I2 बराबर R2/R1। अगर R1/R2 का मान 2/1 है, तो R2/R1 उल्टा कर दो, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1/2। इसका मतलब एक अनुपात 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आई बात समझ में? चलिए नोट करिए। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको खत्म कर लो, ताकि अगले लेक्चर में जो चीज पढ़ें वो थोड़ा सा अच्छा बन सके। उस टॉपिक का नाम है विद्युत चालकता। क्या नाम है? विद्युत चालकता। हेडिंग डालिए सब लोग। देखो, जो आपने ये विशिष्ट प्रतिरोध निकाला है उसी का उल्टा कर दो, उसी का उल्टा कर दो। इसी का नाम विद्युत चालकता भी बुलाते हैं, और इसी को विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विशिष्ट चालकता। अब बहुत सिंपल सी बात है कि विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को परिभाषा क्या बनती है? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं, या उसकी विद्युत चालकता कहते हैं। जो कहना चाहो वो कह सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। क्या बन जाएगा विद्युत चालकता का सूत्र अगर पूछे कोई तो? विद्युत चालकता का सूत्र बन जाएगा, इसको कैपिटल G से लिख दो, या सिग्मा भी लिखते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, सिग्मा भी लिखते हैं। सिग्मा बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये चाप बहुत जल्दी टूट जाती है। तो सिग्मा बराबर बन जाएगा 1/ρ। रो का सूत्र हमने क्या पढ़ा है? RA/L। L कहां चला जाएगा? ऊपर। तो सिग्मा बराबर बन जाएगा L/RA। अब इसका मात्रक को भी सूत्र बना लो। सिग्मा का मात्रक
देखो ये लंबाई, ये ओम, ये मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, एक नीचे बचेगा 1/ओम मीटर, ओम ऊपर चला गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को कहीं कहीं म्हो कहते हैं, क्या कहते हैं, म्हो, और म्हो, म्हो, MHO, म्हो। और सिग्मा का विमी सूत्र, अरे ल ऐसा कहत है म्हो, हाँ हाँ, सिग्मा का मात्रक क्या होता है, सिग्मा का विमी सूत्र, सिग्मा यहां पर विद्युत चालकता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो मत समझ लेना, जो प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध का पढ़े थे उसका उल्टा कर दो, M-1 L-3 T3 A2, याद करिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध में इन दोनों में नेगेटिव था, इन दोनों में पॉजिटिव था, तो इसमें इन दोनों में नेगेटिव हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर चाहो तो इसका एक फार्मूला और यहां बना सकते हो, R की वैल्यू रख दो ml/n² टाउ है। R की वैल्यू क्या होती है, ml/ne² टाउ है। जब इस वैल्यू को यहां रखोगे तो सिग्मा क्या बन जाएगा, सिग्मा आपका बन जाएगा L/ml/ne² टाउ है इंटू ए, यल से यल, ए से ए कट गया, भाई साहब ऊपर चले गए, तो सिग्मा बराबर ne² टाउ अपॉन m। एक फार्मूला सिग्मा का ये भी यहां से बन जाता है। तो क्या आपको विद्युत चालकता से संबंधित कोई जानकारी अधूरी मिल रही है, परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया, विभेद सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया, है ना। अगर हम फैक्टर की बात करेंगे तो यहीं से फैक्टर बन जाएंगे। तो कल का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। खास क्या है कल का टॉपिक, जरा ये समझ लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, अलग अलग तरह की चीजों को लेंगे और टेम्परेचर का उन पर हम इफेक्ट देखेंगे। चालक के लिए अलग होगा, अर्धचालक के लिए अलग होगा, विद्युत अपघट्ट के लिए अलग होगा, कुचालक के लिए अलग होगा। इससे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और साथ ही साथ आपके नीट और जेई के लिए बनते हैं। तो कल की क्लास बहुत जबरदस्त रहने वाली है, इंतजार करिए। लेकिन आज की क्लास को पूरा रिवाइज करके आइएगा, तब कल की क्लास लेने में आपको मजा आएगा। धन्यवाद।